बहुत बार प्रबंधन में, लॉजिस्टिक्स में हर तरह का उन्होंने योगदान दिया है। लेकिन देखें, उन्हें यहाँ पर मंच पर लाकर कविता बोलने तक पहुँचाने का जो काम है वो वहाँ कहीं ऊपर से हो रहा है। अभी तक तो नहीं हो पाया। अभी तक तो नहीं हो पाया था। हमने प्रयास सभी ने किया था, सभी ने प्रयास किया था। तो ये जो अवसर है, ये अवसर ने अवसर कराया है। और अवसर का जो शीर्षक है, जो इसका जो थीम है, वो आपको यहाँ तक लेकर आया। अब इस शुरुआत जो हुई है, बड़ी अच्छी शुरुआत हुई है। आपने अपने बातों के ज़रिए हम में से सभी की बातें आपने शायद रखी हैं। और आपने जैसा कहा ना कि शब्द कम पड़ जाते हैं जब पिता की बात आती है, तो हर कोई अपने अपने शब्दों से थोड़ा थोड़ा अंश वहाँ पर इकट्ठा करके इसको कर पाएगा। तो भी हम शायद काफ़ी दूर रह जाएंगे, उसको पूरा तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन अपनी भावनाओं को थोड़ा सा हम लोग गहराई से पहचान पाएंगे। आगे बढ़ते हुए है ना, तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो कि हमें कई बार आश्चर्यचकित करते हैं। तो उसके लिए तैयार हो जाइए और गर्मजोशी से स्वागत करें डॉक्टर बनिता सिन्हा का। और वो संस्मरण कुछ बातें करूंगी। जब माता पिता हमारे पास साथ नहीं होते, इस संसार में नहीं है, लेकिन वो और हमारे और करीब आ जाते हैं, मैं कभी नहीं याद करती हूँ, क्योंकि मेरे साथ जी रहे हैं और हमारी बोलचाल, बहुत सारी काम हम करने लगते हैं जो उनके समय नहीं करते थे, कि नहीं मुझे नहीं करना है, और अब वही सब करते हैं। तो मैं संस्मरण सुनाना चाहूँगी। हम लोग कई भाई बहन थे, लेकिन जब मैं छोटी थी, पता नहीं सब भाई बहन कैसे रहते थे। सब लोग बहुत अच्छी है। मेरे लिए एक ऐसी है तो सब लोग सोचने लगते थे कि क्या बोला जाए, बुरा बोल नहीं सकते थे, अच्छा बोल नहीं सकते थे। मैं कब क्या कर दूँ, मुझे अब लगता है कि हाँ। मैं 5वीं क्लास में गई थी, तो देखते थे कि मेरी दादी, हम लोग यह बोलते थे, सब कोई उनकी ही सुनता है, कुछ भी कहे, जो कहेंगे दादी जो कहेंगे, कौन क्या खा रहा है, कौन कहाँ जाना है। तो मुझे लगता था इससे अच्छा और कुछ पोस्ट हो ही नहीं सकता है। मुझे हाँ, मैंने सोच लिया कि मुझे ईया की तरह बनना है। तो उसी समय मेरी 73-4 की बात है, मेरी बड़ी बहन मेडिकल में गई थी, सब जा रही थी, उनका ट्रेन था दूसरे दिन। या बोले कहाँ, आज दिशा सूल है, आज नहीं जाना है। हम बोले वाह क्या आती है इनके पास। फिर मैंने सोच लिया और उनसे रिया से पूछा कि आप किस क्लास तक पढ़ी हैं। तो बोली हम कहाँ पढ़े हैं, चिट्ठी लिखते हैं, हनुमान चालीसा रामायण पढ़ लेते हैं बस। तो हम सोच लिया हम तो 5वीं में चले गए, बहुत पढ़ लिया, अब हमको पढ़ना नहीं है। और मैंने स्कूल जाना बंद कर दिया और अपने सारे दोस्तों को बोल दिया कि मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे ईया की तरह बनना है। तो तब मेरे ज़माने में बाबूजी तक बात डायरेक्ट नहीं जाती थी, माँ को जो कहता था माँ के माध्यम से हम लोग कहलवाते थे। माँ ने बहुत कोशिश की, माँ ने मारा, उनकी चूड़ियाँ टूट गई, कहीं सब चूड़ी टूट गई, स्कूल नहीं जा रही है। 1 हफ्ता हो गया और सारे दोस्तों के माध्यम से टीचर को पता चला कि हमने पढ़ाई छोड़ दी। तो वो मेरे बाबूजी के पास गए और बोले कि आजकल की लड़कियां पढ़ती लिखती हैं, आपने पढ़ाई क्यों छुड़वा दी। अब तो उनके तो समझ में नहीं क्या हो गया। फिर वो घर आए, माँ से पूछे हनी स्कूल नहीं जा रही है। तो अब उनकी तो डर के मारे कुछ बोल ही नहीं, बोली कि हमने तो बहुत कोशिश की, बहुत समझाया गया, लेकिन नहीं जा रही है। फिर उस दिन घर में लग रहा था आज कुछ भयंकर तूफान होगा, क्योंकि बाबूजी बोलते कम थे, लेकिन जब नाराज होते थे तो सब कोई बहुत डरता था। शाम को मुझे बुलाए, हम सोच लिए थे कि अब ये भी समझाएंगे, लेकिन हमको समझना नहीं है। और मैंने जी जान लगा दी, वो लोग समझाया, बहुत तरह की बातें की। हम बोले कि नहीं, हमको ईया की तरह बनना है। बोले ठीक है, उनकी उम्र में तुम बन जाना, अभी तुम्हें मेरे साथ कल से कचहरी चलोगी ऑफिस। हम बोले ठीक है, देख लेते, 1 हफ्ता चलोगी, उसके बाद तुम डिसाइड करना। दूसरे दिन तैयार, हम भी जूता मोजा पहने ऑफिस चले गए। इजलास, मेरे फादर रजिस्ट्रार थे, इजलास में बैठे, कपड़ा लगा हुआ इजलास, एक कुर्सी मेरे लिए लगाई गई, बैठे दिन भर। पानी लेना था, बोले नहीं पानी लेने नहीं जाओ, घंटी बजाओ। घंटी बजाया, चपरासी पानी ले आया। कोई उनका भी कुछ मंगाना होता था, घंटी हम ही से दबवाते थे, बड़ा अच्छा लगा। और उस समय पंखा होता था और कचहरी में बड़ा सा कपड़े का खींचता था, एक आदमी स्टूल पर बैठ के, हवा लगती थी पूरे दिन, बड़ा आनंद आया। 2 बजे के बाद बोले अब तुम्हारा रोल चेंज। फिर हम बोले क्या, तो चेंज, ठीक है आज तुम रहो। उस दिन बैठे, दूसरे दिन फिर हम गए,
उस दिन मुझे उस स्टूल पर बैठ के पंखा खींचना था। मैंने पंखा खींचा और जब घंटी बजाए, मुझे जो भी जान के पेन गिर गया, घंटी बजाए मैं दौड़ के पेन उठाती थी। पूरा दिन 2 घंटे के बाद तो मेरी तो ऐसी की तैसी निकल गई। फिर सारे दिन मुझे ये काम करना पड़ा। और नाश्ता करने के समय पहले दिन तो मैं चैम्बर में की, दूसरे दिन स्टूल जहाँ स्टाफ बैठे थे वहाँ बैठ के मुझे नाश्ता करना था। मुझे लगा सब लोग मुझे घूर रहे हैं, लेकिन बाबूजी देखे इतना सख्त उस दिन बने थे कि नहीं, तुम वहीं बैठोगे स्टाफ के साथ। और स्टूल पे बैठ के पूरा दिन कटा। तीसरे बोले 1 हफ्ता मुझे जाना था, लेकिन तीसरे दिन सुबह उठ के तैयार हुआ होकर स्कूल चली गई। क्योंकि उन्होंने कह दिया था या तो ये कर देखो, पढ़ोगी तो घंटी पे तुम्हारे सब दौड़ेंगे, नहीं तो तुम्हें दौड़ना होगा। ये या तो तुम कभी भी बन सकती हो। आज मैं सोचती हूँ कि माँ के लिए कहा जाता है कि माँ सब समझती है, लेकिन पिता वो किस तरह से बच्चे को कैसे समझाते हैं। अगर हम जटिल है तो हमसे जटिल वो भी हो सकते हैं। और किस तरह से उसी उतर के हमारे लेवल पे उतर के वो सोच के कैसे मुझे ठीक किया, वो आज लगता है कि हाँ सब ठीक कर दिया। मैं नहीं जितना चाहे वो तो मैं नहीं हो पाई, वो तो मैं जानती हूँ। इतनी सारी बातें हैं पिता के लिए कि कहूँ तो कम है, लेकिन मैं उनको जरूर चाहूँगी कि नहीं, एक बार मिल जाते तो हम कहते नहीं हम पढ़ेंगे। पिता समझाता है जी। योगेश जी अपनी बात रखेंगे और कविता पाठ है पिता विषय पर। योगेश जी आपका बहुत स्वागत। आप सभी को नमस्कार। आज का विषय वास्तव में बहुत ही भावुकता लाने वाला है और हम जानते हैं कि पिता हैं तो हम हैं, पर वे एक बहुत खुश नसीब हैं जिनके पिता हैं अभी, और जिनके पिता नहीं हैं तो वो संस्मरण सुन के, जैसे अभी संदीप जी भावुक हो गई थे, कृष्णा जी भावुक हो गई थी, और हम सोच रहे थे कि अपने आप को मजबूत बना के रखें। भीतर से हम भी कहीं ना कहीं भीग रहे थे। तो ये क्षण ऐसा होता है क्योंकि आपने वो बचपन बिताया होता है अपने माता पिता के साथ, और हम जब इतने दूर आ जाते हैं, कई बार माता पिता आपके उस देश में ही रह जाते हैं जहाँ से आप आए हैं, आपकी स्मृतियाँ वहाँ हैं अपने पेरेंट्स के साथ, तो वो आप निश्चित तौर पे हम लोग बड़े भावुक हो जाते हैं माता पिता या अपने परिवार के उन क्षणों को याद करके। बस तुम ही नहीं थे। घर हम जब मैं वापस गया 2 साल बाद, वहाँ यज्ञ रखा था 7 दिन का, तो उनके उसमें कि घर आंगन में कमी नहीं थी, खुशियों के अंबार खड़े थे। घर आंगन में कमी नहीं थी, खुशियों के अंबार खड़े थे, पर आंखें जिसे खोज रही थीं, हे तात सिर्फ तुम नहीं थे, हे तात सिर्फ तुम नहीं थे। संस्कारों की डोरी थामे नाती पोते सभी खड़े थे। संस्कारों की डोरी थामे नाती पोते सभी खड़े थे, इस डोरी को बुनने वाले हे तात बस तुम ही नहीं थे। अंगुली पकड़ जिन हाथों की, अंगुली पकड़ जिन हाथों की, ऊबड़ खाबड़ रास्ते नापे, सबको मार्ग दिखाने वाले हे तात बस तुम ही नहीं थे। जिस वृक्ष को सींचा तुमने, जिस वृक्ष को सींचा तुमने मेहनत लगन पसीने से, छांव उसी की सब बैठे थे, छांव उसी की सब बैठे थे, हे तात बस तुम नहीं थे। यादों के निर्मल जल में, यादों के निर्मल जल में सबके संग झलक रहे थे। यादों के निर्मल जल में सबके संग झलक रहे थे, पर जैसे ही अश्रु पोंछते, हे तात बस तुम ही नहीं थे। मन को लगता यहीं कहीं हो, मन को लगता यहीं कहीं हो, लाठी कुर्सी अखबार वहीं थे,
पर माँ की आंखें जिसे ढूंढती, हे तात बस तुम्हें नहीं थे। और आखिरी है, जज्बातों गहराई में जज्बातों की सबके सब सिसक रहे थे। गहराई में जज्बातों की सबके सब सिसक रहे थे। आना जाना तो सबका था, पर हे तात बस तुम ही नहीं थे। हे तात बस तुम ही नहीं थे। बहुत बहुत जिनको नज़र ढूंढ रही है, जिनको मन ढूंढ रहा है, वो नहीं है वहाँ पर। और ये बात काफ़ी कचोटती है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकता। एक छोटी सी स्मृति मैं अपनी साझा करना चाहूँगा। आज ऐसा मौका है, माहौल है, ऐसी बातें निकलती नहीं, और कई बार ऐसी भावनाओं को हम शायद खुद भी सामना नहीं करना चाहते। पता नहीं, डर लगता है कि कहीं टूट जाए, बह जाएं, तो कह नहीं पाते। स्कूल में जब मैं था तो वहाँ पर ये एक बड़ी जो मजबूत याददाश्त है, वो ये है कि वहाँ पर मंच पर बुलाया जाता था एग्ज़ाम्स के बाद में। जो बच्चे अपना अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया, पढ़ाई लिखाई में अच्छे कुछ अंक लाए, कुछ स्कूल सब्जेक्ट में टॉप किया या रैंक लाया, तो उन्हें बुलाया जाता था। और बचपन की मेरी याद ये है कि उसमें जो पुरस्कार मिला वो तो उसकी खुशी है, लेकिन जब वो हो रहा होता था तो नज़र ढूंढ रही थी भीड़ में कि यहाँ पर पिताजी होंगे। और वो शुरू में एक दो बार सरप्राइज होता था कि पिताजी अपने ऑफिस का जो काम है वहाँ से छुट्टी लेकर आते थे। बाद में मालूम चलता था, उसमें तो उतना ध्यान नहीं था, लगता था कि कहीं जाते होंगे फिर आ जाते हैं। बाद में मालूम चला कि नहीं, वो छुट्टी लेकर आते हैं। छुट्टी लेना कितना मुश्किल काम है आज हमें मालूम चलता है। जब हमें 2 घंटे की छुट्टी लेनी होती है तो हमें मालूम चलता है 2 घंटे की छुट्टी लेना कितना बड़ा काम होता है। और वो 2.5 घंटे की छुट्टी लेकर के वहाँ पर बीच में अपना हाफ शिफ्ट करके अपना आते होंगे। तो एक दो बार वो थोड़ा आश्चर्य करता था कि पिताजी यहाँ कैसे आ गए, तो यहाँ पर स्कूल में पिताजी कहाँ से। लेकिन बचपन धीरे धीरे फिर ये अब एक अपेक्षा बन जाती थी कि अब पिताजी तो कहीं पर होंगे ही, यहाँ पर मंच पर अगर मैं हूँ तो पिताजी कहीं पर होंगे। और उसके बाद फिर वहाँ पर वो रहेंगे भी, सारा कार्यक्रम होने के बाद में, फिर रिजल्ट होने के बाद में उनके साथ में गए। और उसके बाद उनके साथ जा कर के पास के जो ढाबा है वहाँ पर, तो वहाँ पर जा कर के कलाकंद या गुलाब जामुन या काला जामुन, ये दो जो मिलता था ना, वो उससे ज़्यादा सुख जिंदगी में कोई मिठाई नहीं दे सकती। और उसके बाद जिंदगी में बहुत सारे आप कह लें उपलब्धियां, अचीवमेंट आते हैं। सब कुछ सापेक्ष होता है, ऐसा कुछ भी नहीं कि एब्सोल्युटली कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट। लेकिन वो अचीवमेंट्स का फिर वो मज़ा नहीं आता, वो कोई पीठ पे थपथपाने वाला कोई है नहीं। तो जो हैं, जिनके पिता हैं, जिनके पेरेंट्स हैं, सच में वो कहूँगा कि बहुत भाग्यशाली हैं। सबसे पहले तो आज यहाँ बोलने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आ रहा है। शायद बोलने के लिए बचा नहीं है कुछ, तो बहुत दुश्वार परिस्थिति है कि जो मैं बोलूँगा शायद उसमें कुछ नया ना लगे, जो मैं कहूँगा शायद आपको लगेगा पहले भी सुन चुकूँ, फिर भी प्रयास रहेगा। एक बात आती है हमेशा मन में, और आपने सुना भी होगा, लोग बोलते हैं, लिखते हैं, तो उम्र के हिसाब से उनका लिखना, बोलना, सब कुछ उम्र के हिसाब से चलता पड़ा हुआ आता है। जब आप प्रेम में पढ़ते हैं, प्रेमिका के लिए लिखते हैं, या अगर आपने बहुत पहले लिखना शुरू कर दिया, बोलना पढ़ना शुरू कर दिया, तो बच्चा हमेशा अपनी माँ के बारे में लिखता है। और अगर आप देखेंगे तो माँओं के बारे में बहुत लिखा गया है, शायद पिता के बारे में उतना लिखा नहीं जाता है। क्योंकि खास तौर पे भारतीय परिवार परिवेश में ऐसा होता है कि हम अपने आयु में पिता को समझ नहीं पाते हैं, बहुत दिनों तक जुड़ाव नहीं होता है। कभी डर होता है, कभी गुस्सा होता है, कभी मतलब होता है। प्रेम तब जाके आता है जब हम स्वयं पिता बनते हैं या माता के रूप में आते हैं, तब समझ में आता है। तो जो बोलते हैं ना कि आज पैसे नहीं हैं, कल हम खुद कमाएंगे, ऐश करेंगे, तो होता ऐसा कुछ नहीं है।
ऐश बेटा सिर्फ बाप के कैश पे होती है, ठीक है? न उसके पहले न उसके बाद। एक बार कमाने लगे तो हो गए कोल्हू के बैल। और एक बात और कि जैसे माता और पिता के प्यार में फर्क होता है। माता का प्यार जो है ना वो जल के तरह है। आप गुस्से में हो, जल पड़ा, ठंडे हो गए, तो माता हमेशा आपको अपनी एकदम छाती से लगा लेगी, आपके लिए लड़ जाएगी, सब करेगी। पिता का प्यार जो होता है ना वो हवा की तरह होता है, दिखाई नहीं देता लेकिन होता है, महसूस करने की चीज है, ठीक है? तो मैंने भी अपने पिता को उन्हीं सारे चरणों में समझा है, और सबसे ज्यादा तब समझा जब मैं स्वयं पिता बना। और शुरुआत वहीं से करूंगा, वहाँ का छोटा सा एक संस्मरण है। यहाँ कनाडा में ऐसा होता है कि आप स्कूल जाने से पहले बच्चे डे केयर में जाते हैं, और पहली बार मैंने मेरे बेटे को डे केयर में मैं छोड़ने गया था। तो यहाँ जो स्कूल बैग होते हैं, हिंदी में हमारे पास एक शब्द है बस्ता, तो उसको बस्ता बोलते हैं। तो जब मैं पहली बार उसको साथ में लेकर के गया था तो ये चीज़ मेरे दिमाग में आई थी, और मैंने वहाँ पर छोटी सी कविता लिखी थी, वहाँ से शुरुआत करूँगा। तो ऐसे है, जब अपने बेटे का बस्ता कंधे पे लेके उसके साथ चलता हूँ, जब अपने बेटे का बस्ता कंधे पे लेकर उसके साथ चलता हूँ, ऐसा लगता है जैसे मैं अपने ही बचपन से जा मिलता हूँ। न जाने अपनी टूटी फूटी तोतली अंग्रेजी में वो क्या कहता है, न जाने अपनी टूटी फूटी तोतली अंग्रेजी में वो क्या कहता है, मैं तो अपने बचपन वाली सीधी सादी हिंदी से जा मिलता हूँ। कभी कभी वो पूछता है, कभी कभी वो पूछता है, वेयर इज द चिड़िया उड़? मैं कहता हूँ दाना चुग, वो चिड़िया हो गई फुर। सारे गाड़ियों के नाम और उनके रंगों के नाम बताता है, सारे गाड़ियों के नाम और उनके रंगों के नाम बताता है। उनकी इन बातों में सारी अपना बचपन याद आता है। जब अपने बेटे का बस्ता कंधे पे लेके मैं उसके साथ चलता हूँ, ऐसा लगता है जैसे अपने ही बचपन से जा मिलता हूँ। तो ये थी जो मैंने पहली बार मुझे एहसास हुआ कि जब आप पिता बनते हैं तो आपको समझ में आता है कि अच्छा, उस रोज, उस साल, उस दिन जो मेरे पिताजी ने मेरे लिए किया था वो कितना महत्वपूर्ण था, वो कितना ज़रूरी था। यदि वो चीज़ उस वक़्त नहीं घटती तो शायद मैं जहाँ भी हूँ आज वहाँ नहीं पहुँच पाता, कहीं और रहते। आपने अपने अपने संस्मरणों में कहा, तो शायद मैं कोई नई बात नहीं करूँगा, लेकिन मेरे ढंग से शायद मैं बहुत खुल करके उन घटनाओं के बारे में भी चर्चा ना करूँ जो हुई, जो मैंने यहाँ पे पिरोई हैं। लेकिन मुझे विश्वास है जब भी पापा इसको सुनेंगे या पढ़ेंगे तो उनको याद आएगी, और उनको शायद ये समझेगा कि हाँ, मैं कृतज्ञ नहीं हूँ, उन्होंने जो भी मेरे लिए किया मैं कम से कम उन चीज़ों को याद करता हूँ। तो उस पे जाता हूँ मैं। जब पहली बार पापा ने मुझे अपने कंधों पे बिठाया था, उनकी आंखों की सीमा से परे तक मुझे दिखाया था। अगर मैं यहाँ खड़ा हूं तो मैं इस एक ऊंचाई, एक दूरी तक देख सकता हूं, मेरे ऊपर जो खड़ा होगा वो उससे दूर देखेगा। तो आपने देखा होगा कि माँ जो है वो बच्चे को गोद में ऐसे रखती है, क्योंकि माँ ये चाहती है कि बच्चा वहां तक देख सके जहां तक मैं देख रही हूँ, वहां तक पहुंच सके। पिता हमेशा ये चाहता है कि मैं जहां देख रहा हूं मेरा बच्चा उससे दूर तक देख सके, मेरी पहुंच जहां तक है मेरा बच्चा उससे आगे जा सके। तो ये एहसास आज जाके होता है कि पिता क्यों कंधे पे बिठाते थे। जब पहली बार पापा ने मुझे अपने कंधों पे बिठाया था, उनकी आंखों की सीमा से परे तक मुझे दिखलाया था, ये समझने में आधा जीवन निकल गया तब जाके समझा। ये समझने में आधा जीवन निकल गया तब जाके समझा, उन्होंने मेरा लक्ष्य अपनी उपलब्धियों के आगे बनाया था। पापा के जीवन में उनका आत्मसम्मान सबसे बड़ा था।
हम सभी सोचते हैं ऐसे कि बड़े गुस्से वाले हैं, अपने आगे तो कुछ समझते नहीं है, इनके इज्जत में खोट ना लग जाए, कुछ काम ना करो ऐसा, वरना डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी। तो पापा के जीवन में उनका आत्मसम्मान सबसे बड़ा था, पर उसका सामना, उस आत्मसम्मान का सामना, उसका सामना एक बार मेरे भविष्य से आ पड़ा। वह व्यक्ति जो सर झुकाता नहीं था किसी के आगे कभी, वह व्यक्ति जो सर झुकाता नहीं था किसी के आगे कभी, मेरी हरकतों की वजह से सिर झुकाए वहां खड़ा था। बहुत दुविधा होती है, लेकिन आज जब उस चीज को याद करता हूं तो लगता है कि नहीं, पापा थे, इसलिए वो समय भी कट गया। हजारों थप्पड़ लाखों बार डांटे खाई है उनसे मैंने, हजारों थप्पड़ लाखों बार डांटे खाई है उनसे मैंने, रातें कितनी पीड़ा और आंसुओं में बिताई है मैंने, बुरा कितना समझता रहा जब तक न जानता था, बुरा कितना समझता रहा जब तक न जानता था कि बिना घिसाई के कभी हथियार होते नहीं पहने। जीवन के थपेड़े मुझे परेशान कर सकते हैं, पराजित नहीं। जीवन के थपेड़े मुझे परेशान कर सकते हैं, पराजित नहीं। यह विश्वास है पापा को, इसमें उन्हें संदेह है किंचित नहीं। उस सांचे में ढाला है उनकी सख्ती और नरमी ने मुझे, उस सांचे में ढाला है उनकी सख्ती और नरमी ने मुझे, कि भय तो अनगिनत है सामने, पर मैं जरा भी भयभीत नहीं, मैं जरा भी विचलित नहीं, मैं जरा भी भयभीत नहीं। संस्था की जड़ है। जब बात जड़ों की निकली है तो हमारी संस्था भी एक कह लीजिए एक परिवार है, उस परिवार का एक जड़ है, और जड़ में जो मूल में हैं उसमें दो लोग यहाँ पर हमारे सामने उपस्थित हैं। अभी मैं नाम लेना चाहूँगा डॉक्टर शैलजा सक्सेना जी का। तो इनके विषय में मैं क्या ही कहूँ, इनसे सुनना अपने आप में एक ऐसा अनुभव है जो कि हम चाहते हैं कि वो छोटा ना हो, वो बढ़ता ही चला जाए, वो सिलसिला, वो क्रम न रुके। तो शैलजा जी कृपया आप यहाँ पर आएँ। सभी को मातृ दिवस और पितृ दिवस दो ऐसे दिन आते हैं कि जो आज हो रहा है वैसा ही होता है। सबके मन भावुक होते हैं, भरे हुए होते हैं, और जड़ में जितनी चेतनता होती है वो हमारी जड़ है माता पिता, और उनकी चेतना की ऊर्जा हम में बहती है। कहना कठिन होता है, लेकिन शायद एक कविता मैंने लिखी थी, प्रवासी का दुख, जब पापा की तबीयत बहुत ख़राब थी। पिछले संकलन में मेरी वो कविता थी। कैंसर से पापा जूझ रहे थे और मैं यहाँ पर थी। बार बार जाना होता था, लेकिन रह करके लगातार कुछ करते रहने की वो नहीं हो पाती थी। लेकिन फिर भी बहुतों से ज़्यादा सौभाग्य मेरा रहा था कि मैं थी अंतिम समय में। और जैसे कृष्णा जी ने कहा, ऐसे जो लोग जिन्होंने अपने पिताओं को इतने बचपन में खो दिया, उनके सामने अपने पिता के बारे में रोने में भी शर्म आती है। ऐसा लगता है कि हमने तो इतना सब कुछ पाया, और जिन्होंने नहीं पाया या इतना कम पाया, तो हमारा रोने का अधिकार उसके कारण शायद कभी दोबारा लिख नहीं पाई। और बहुत बार किसी ने कहा कि अपने पिता पे आप लिखिए। और हमारे हिंदी राइटर्स गिल्ड का आज पितृ दिवस, मैं भी कहीं कहीं से भाग के आ रही हूँ। आपने जैसे निधि कहा कि आज होने का बहुत ज़्यादा मन था यहाँ पे, क्योंकि पिता को याद करने का कोई भी मौका, हम वो जो बात कही कि भाई याद नहीं है, क्योंकि हम तो उस याद को लेके ही चलते हैं। जो आपने कहा, जैसे जैसे पिता दूर, मैं जब पिताजी चले गए, मेरे पापा चले गए, तो मैंने हंस के बस ये कहा, अब तो बिना वीज़ा के आप हमेशा मेरे पास रहोगे ना, बिना वीज़ा के। यही इसलिए घर ज़रा ज़्यादा साफ रखना चाहिए मुझे, क्योंकि पापा बोलेंगे ऐसे घर रखती है। तो इसके लिए बिना वीज़ा वाले जो मेरे पिताजी हैं, उनके लिए आज लिखा। आज तुम्हारे जाने के इतने दिनों बाद भी, ना तो ये कविता है ना ये एक संस्मरण, बस कुछ बात सी। आज तुम्हारे जाने के इतने दिनों बाद भी तुम पर कभी एक पंक्ति नहीं लिख पाई। जब लिखने बैठती हूँ
तुमसे दूर होने का दर्द फैल जाता है शिराओं में। उसे समेट कैसे लिखूं कि तुम क्या थे। तुम अलग थे अपने समय के लाखों पिताओं से। बेटी के जीवन में मित्र से संलिप्त, पर अनुशासन से इतर होते ही दुखी या क्रोधित पिता। मेरे प्रतिदिन के किस्सों को सुनने का धैर्य और बिना आलोचक बने मुस्कुरा देने की उदारता कहाँ होती थी उस समय के अधिकांश पिताओं में। तुम बांटते अपने दफ्तर के किस्से, घूसखोरों के बीच अकेले खड़े तुम पर मुझे लाखों लाखों बार हो आया गर्व। कमजोरी से घृणा करने वाले तुम डांटते, काम चोरी से घृणा करने वाले तुम डांटते प्राध्यापिका बेटी को, बच्चों को इंतज़ार मत कराना 5 मिनट भी देरी से गई तो उस मिनट की आय होगी हरामखोरी की आय। बिना किए काम पैसे लेने को अपराध कहते तुम। बहुत अलग थे अपने समय में रिश्वत से घर भरने वाले लोगों से तुम। तुमने उपदेश नहीं दिए हमको, पर तुम जैसे रहते थे, जीते थे, करते थे, सब काम स्वयं अपने, हर दिन हमें सिखाते चले गए नए पाठ जीवन के। तुम गाते, पापा एक ही गाना अक्सर गाते थे, तुम गाते, कोई मुश्किल नहीं ऐसी कि जो आसान न हो, आदमी वह है जो कभी परेशान न हो। आजकल आपके नाती जानते हैं उसे मंत्र की तरह। एक विश्वास था तुमको भगवान पर, अपने बच्चों पर, अपने पर, और उस विश्वास को निभाना हमें सिखाया तुमने। तुम केवल अच्छे थे हमेशा हमारे लिए, ऐसा भी नहीं था। हम परेशान होते तुम्हारे हद से ज़्यादा सुरक्षा प्रेमी होने पर तुम कहते भरोसा है तुम पर, लेकिन ज़माने पर नहीं। तुम बहुत ज़ोर से डांटते मैनर्स में ज़रा कमी आने पर, हमारी बाल बुद्धि रो उठती कि हमारी क्या गलती। तुम टहलते रहते सड़क पर चिंता में, जब हमें देर हो जाती शाम को हम गुस्सा होते कि चिंता क्यों, पर तुम कहाँ सुनते। हम नाराज़ हो खाना छोड़ते तो तुम हमसे पहले कहने लगते मैं भी नहीं खाऊंगा, मेरे बच्चे नहीं खाएंगे। तो दर्द में हमारा सिर दबाते, बुखार के समय पानी की पट्टियाँ, दवा पिलाते तुम माँ बन जाते। पढ़ने को दूर लाइब्रेरी से पुस्तकें लाते शिक्षक, लूडो खेलते मित्र, कॉलेज के लड़के लड़कियों के किस्से सहज सुन लेने वाले अंतरंग मित्र, धन खर्च का हिसाब रखना सिखाते एक वित्तीय सलाहकार, ताऊ जी की आज्ञा लेकर काम करने वाले लक्ष्मण से भाई। पिता, तुम्हारे हजारों गुण मैं कभी कह नहीं पाई, पर जानती हूँ हमारी पढ़ाई और जीवन की लड़ाई के तुम सारथी थे। हमें घर और चौके के कामों से बचाते, अपने समय के लाखों पिताओं से भिन्न मेरी कविताओं और लिखे को उत्सव सा मनाते और बचाते तुम। बीमारी से योद्धा की तरह हंसकर लड़ते तुम। कितने अद्भुत तुम, कितने अद्भुत तुम। तुम्हें याद करना अपने रेशे रेशे में बहते अपने बनने को याद करना है जैसे। तुम थे तभी मैं हो पाई। फिर तुमने ऐसे ही परिवार में की मेरी सगाई, ऐसे ही ईमानदार प्रेम से भरे पर कड़क अनुशासन वाले मिले मुझे दूसरे पिता, ससुर जी, जिन्हें कहती मेरी सास नारियल। बाहर से कड़क, भीतर से प्यार ही प्यार, रस से भरे। नारियल चढ़ता है पूजा में, उसके टूटने से ही निकलती है जलधार। तुम लोग टूटे नहीं, पूजे भी नहीं गए, असाधारण थे पर साधारण जीवन ही जिए। पर इस साधारण में हम सबके लिए, अपने समय के लिए प्रगतिशील और बहुत असाधारण रहे। बताओ तो पिता, तुम्हें और तुम्हारी नारियल वाली पीढ़ी के रस से सिंचित मैं कैसे तुम्हारे होने को याद करूं, कितना कुछ याद करूं। बस
तुम्हारी यादों के गर्म दुशाले को सिर से पांव तक लपेट आज भी करती हूँ महसूस सुरक्षित। आज भी पुकार लेती हूँ नींद में और जगते में देख लेती हूँ तुम्हारी ममतामयी आँखें या मेरे किए को सुधारती तुम्हारी आवाज़। तुम थे आकाश और मैं तुम्हारी चिड़ैया। आज आकाश नहीं पर तुम्हारी दी मेरी उड़ान शेष है। पापा कैसे बताओ आप कितने विशेष हैं, कितने विशेष हैं। की कविताओं को सुना। अब हमारे सामने एक ऐसा छोटा बच्चा है जो कि पिता पर अपनी बात को रखना चाहता है और मेरे ख्याल से उनके पिता भी यहाँ पर हैं। आप खड़े हो जाए। आपका शुभ नाम? जी, तो आज ये कविता पढ़ेगा, इसके बाद पुरस्कार आप देंगे या फिर मैं देंगी? शिवांश आप आइए, आपकी बेटा अभिषेक है। पापा यू आर द बेस्ट। ठीक है। नमस्कार, मेरा नाम शिवांश राठौर है और मैं 11 साल का हूँ। पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने पिताजी को, जिन्होंने मुझे इतना प्रेरित किया कि मेरी अंदर की प्रतिभा बाहर आ गई और मेरे शब्दों में घुल गई। ये एक स्वरचित कविता है। Papa, you are the best, excelling the father's test, like a soldier to a civilian, like a one in a billion. You make me feel perfect ever since we met. Every leg injury I get hurts you than my own leg. You are my inspiration that gives me my aspiration, and these are the reasons that I would give. You are the one for whom I live. मेरे पापा मुझसे हमेशा कहते हैं कि तुम आसमान में कितना भी उड़ो, पैर हमेशा ज़मीन पे होने चाहिए। उनका मतलब था कि मैं कितना भी इंग्लिश बोल लूँ, लेकिन मैं अपनी मातृभाषा कभी ना भूलूँ। इसलिए मैं 2 पंक्तियाँ कहना चाहूँगा हिंदी में अपने पिताजी के लिए। आपके ज्ञान की रोशनी में मैं आसमान छू लूँगा, आपके ज्ञान की रोशनी में मैं आसमान छू लूँगा। हिंदी मेरी मातृभाषा है, इसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। धन्यवाद। ये अनिल जी सचमुच बहुत ही प्रेरणादायक, बहुत ही छोटा सा अपनी रचना कही, लेकिन यहाँ पर रहते हुए आपने अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में जिस तरह से अपनी भावनाओं को आपने व्यक्त किया, सच में बहुत इंस्पिरेशनल है आपके हम सभी के लिए। रियली अमेजिंग जॉब, एंड यही स्पिरिट आप हमेशा रखें। आप में अपनी बात को रखने की, समझाने की एक बहुत अद्भुत कला है। बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास। डॉक्टर नरेंद्र गोवर जी को कार्यक्रम का आगे का संचालन करने के लिए, लेकिन उससे पहले एक आपसे अनुरोध ये होगा कि आप अपने पहले अपनी रचना आप रखें, उसके बाद आपको संचालन का मैं बागडोर देना चाहूँगा। तो पहले आप आए हमारे पास कवि के तौर पर, और उसके पश्चात फिर हम उन्हें देखेंगे संचालक के तौर पर। धन्यवाद, शुक्रिया। मैं कविता क्या बोलूं। मैंने बहुत पहले एक कविता लिखी थी, शायद मेरी बुक में भी है। आशाओं का एक ताना बाना, तभी तो अपने आंगन का वो पेड़ पुराना टूटा जर्जर बिन पातों के खड़ा हुआ है, अड़ा हुआ है। तो जो खड़ा और अड़ा हुआ होता है ना, वही पिता है। उसकी शाखाएं जितनी मर्जी हवाओं में इधर उधर डोलें, वो नहीं डोलता। और मैंने लिखा था बहुत पहले कि ऊंचाइयां तो देखी दरख्तों की सभी ने,
ऊंचाइयां तो देखी दरख्तों की सभी ने, जड़ कहाँ कहाँ तक पहुंची कोई देखता नहीं, वो जड़ है वो पिता। मैं बुलाना चाहूंगा राकेश मिश्र जी को, और उसके बाद लता पांडे जी तैयार रहें। राकेश मिश्र जी आप आइए और अपनी यहाँ आ रहा हूँ। और बहुत सारी रचनाएं सुनी हैं, कविताएं सुनी हैं, और आप सबसे प्रेरणा पाके मैंने सोचा कि मैं भी कुछ लिखूं। और हम सब सभी सरदार शैलजा जी, आपसे भी आशीर्वाद चाहूँगा इस पर। तो मैंने कोशिश की पिताजी के लिए लिखने की, और अभी जब मैं सबको सुन रहा था तो मुझे लगा कि क्यों मुश्किल है लिखना, क्योंकि 6 दिन तो दफ्तर जाते थे, रविवार के दिन होते थे बस, ज़्यादातर समय माँ के साथ ही बीतता था। तो उनके लिए अकेले लिखना बड़ा मुश्किल था, लेकिन जब मैंने माँ को और उनको साथ रख के सोचना शुरू किया तो लाइनें बनती गई और मैं लिख पाया। तो शुरू करता हूँ। हर पेड़ की जड़ें इतनी गहरी हों कि मिट्टी से दूर भी हरियाली बनी रहे। हर प्रवासी को मिले ऐसा कुआं जहां वह बचपन का मेढक बन सके। हर शिशु को मिले ऐसा आंचल जो पर्वतों और वनों से आगे फैला हो। हर आंगन में हो एक वट वृक्ष जिसकी छाया में मां का स्नेह, पिता की सीख हो। हर नदी की धारा में हो वह विस्तार जो शिशु की जीवा पर पहला स्वाद बने और मां की गोद सा भरोसा बन बहती रहे। हर देवालय में चढ़े हुए पुष्प जो पूर्वजों के स्नेह से महकते हों, और शिवालय के शिखर हों इतने ऊंचे कि प्रदेश में भी उनकी छाया महसूस हो। हर दीपक की लौ हो पितासी अडिग जिसे आंधियां भी न डिगा सकें। हर देहरी से निकले ऐसा प्रकाश जो मन को आशा और ऊष्मा से भर दे। हर भाषा में हो मां की मधुरता जो लोरी बनकर नींदों में उतर आए। हर गीत में हो वह स्वर समाहित जो पिता की पुकार बन मन को छू जाए। कुछ बीज ऐसे भी हों जो अन्न नहीं स्मृतियां उगाएं। हर हाथ में हो वह कौशल जो उस सीख को कर्म में बदल दे। हर हृदय में हो वह करुणा जो ममता को लोगों के पार भी महसूस करे। हर आत्मा में जले वह दीप जो अंधकार में भी उनकी उपस्थिति का अनुभव कराए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ ना कहकर भी सब कुछ कहना। राकेश जी बहुत अच्छा आपका कविता। अब मैं बुलाने जा रहा हूँ लता पांडे जी को, और लता पांडे जी के बाद कामिनी जी, ताकि ये पहले जो लेडीज फर्स्ट वाला काम मैं कर दूँ, उसके बाद फिर कुछ बंधु हैं मेरे उनको बुलाऊंगा। तो आइए लता जी। पिता शब्द हैं, सबों ने अपने अपने तरीके से ऐसी ऐसी बातें कही जो कहीं न कहीं हम सबको छू के गुजर रही हैं और हम सबके साथ हुई हैं। हम सब हर क्षण हर वक्त महसूस करते हैं। माता पिता के हाड़ मांस से तो हम बने हैं, उन्होंने हमें लिखा है, उनके बारे में हम क्या कहें और क्या ही ना कहें। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। बस पता नहीं संस्मरण है, कविता है, आप जैसा समझे उस भाव से इसको ले लीजिएगा। मैं सुनाती हूँ। डाइनिंग टेबल पर रखते हुए आपकी चाय, डाइनिंग टेबल पर रखते हुए आपकी चाय,
तलाशती हूँ आपकी आंखें अखबार के पन्नों में। डाइनिंग टेबल पर रखते हुए चाय तलाशती हूँ आपकी आंखें अखबार के पन्नों में। चश्मे से झांकते हुए आपको लगाती हूँ आवाज़, पापा आपकी चाय। कहाँ है आप? आवाज़ दे रही हूँ, पापा आपकी चाय कहाँ है? ताकती हूँ ग्रिल के नीचे, बागान की सूखी पत्तियों के ढेर में। खोजती हूँ आपको गिलोय के टहनियों में, हृदयामृत बटी की गोलियों में, आमावतारी रस के बोतलों में। ढूंढती हूँ आपको फलों को छीलते हुए, सीतोपलादी मिलाते हुए। मिल जाए आप कहीं पूजा घर में। पूजा घर में अगरबत्तियाँ दिखाते हुए, या फिर किसी को तुलसी और आंवले का गुण समझाते हुए, या फिर अपने घुटनों पर मलहम लगाते हुए। शायद आप मिल जाएं किसी पुराने ताले में, चाबी घुमाते हुए, या फिर आते हुए दूर से दूध का एक पैकेट हाथ में लिए हुए। बेटा अब चलो एक कप चाय पिला दो। और पापा मेरी जड़ें मेरा गर्व। जी हाँ, पापा का गर्व शायद हमारी मौजूदगी है आज। कामिनी जी। आप कह रही थी माइक का आपको प्रॉब्लम होता है, मुझे भी हमेशा एक्सट्रीम बात आती है तो मुझे भी बहुत कुछ कहना है, लेकिन दीपक जी आपकी तरह मेरा भी लिमिटेड है। हिंदी में अच्छे से बोलती हूँ, पर जब लिखने का आता है तो बहुत सारी भावनाएं हैं, उससे बहुत अच्छी तरह से लिख पाऊँगी ऐसा नहीं हो सकेगा। लेकिन आज जो मैं सुना रही हूँ, संदीप से रचना आज जो नहीं, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ क्यों। अब देखिए, मेरा एक मकसद ये भी था, क्योंकि आज हम बहुत इमोशनल हो गए, सब कोई बहुत मतलब हम बहुत इमोशनल हैं, थोड़ा दुख है मन में, पर मैं चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ा हंसे। हाँ, तो थोड़ा मेकिंग समवन लाफ इतना आसान नहीं है, तो मैं ये इसलिए भी कह रही हूँ ताकि आप मतलब ये मजाक में आप संदीप जी से पूछ रहे हैं, वैसे होता नहीं है। ये मजाक ही था, ये मजाक है। ठीक है, वैसे आपको बता दूं सब रिकॉर्ड हो रहा है। कोई बात नहीं, वो फेसबुक लाइव है। आजकल फेसबुक लाइव आप डाउनलोड करके उसे कट कर सकते हैं। खैर, तो ये रचना ही है, तो इसमें जो भाव है वो सारे मेरे हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट था, मैंने बताया मैं पापा के लिए लिखना चाहती हूँ, संदीप ने मेरी हेल्प की और फिर मैंने इसका करेक्शन किया, क्योंकि ऐसे कैसे हो सकता, आप दीदी होके करेक्शन ना करें। मैं भी ये सोच रहा था, ये अचंभा कैसे हो गया। इमोशनल पे करेक्शन, ताकि उनको करेक्ट किया जा सके। नहीं, ये आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। अरे बाबा सुन लो, इसलिए करेक्शन किया क्योंकि संदीप बहुत अच्छी हिंदी लिखते हैं। अच्छा। तो मैं उतना नहीं चाहती थी, मैं चाहती थी सिंपल जो मेरे हिसाब से हो, तो इसलिए मैंने करेक्शन किया। अब मैं सुनाती हूँ। तो और एक चीज़ है, मेरी जो टाइटल है पापा मेरी जड़ें मेरा घर। तो जैसे ही मैं आई और मैंने अपना टाइटल बताया, तो वंदिता दी ने सबसे पहले मुझे कहा कि तुम्हारा जड़ें, वो प्रोनाउंसिएशन ठीक करो। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं जब कविता रचना सुनाऊंगी तो आप मेरी भावनाओं को समझें, उच्चारण पे ना जाएं। ठीक है, करेक्ट करेंगे ना, बाद में रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, चलो सुनाती हूँ। हाँ। सादा जीवन, ऊंचे विचार, रेलवे इंजीनियर और ज्ञान के विशाल भंडार। कभी ऊंची आवाज़ नहीं, ना कोई भेद, बेटी बेटे को बराबर का दिया स्नेह। बिहारी घरों में जहाँ बेटे आगे रखे जाते हैं, आपने हर बार मुझे भी उतना ही उड़ान दी।
कभी नहीं कहा शादी करानी है, थोड़ा ये सीख लो, थोड़ा वो सीख लो। हमेशा यही कहा, पढ़ो, जो चाहो करो, खुलकर जियो। ताश और लूडो की वो शामें अब भी दिल में बसती हैं, जब हम सब, मैं, भाई बहन, माँ और आप, हंसते, जीतते, हारते, कभी झगड़ते, पर साथ रहते। वो पल अब बस यादों में रह गई है। शब्दों से कम, कर्मों से ज़्यादा सिखाया, हर छोटी बात में जीवन का पाठ पढ़ाया। किताबों के साथी, बागवानी के दीवाने, होली पर खुद गुजिया तलने वाले, खुशियाँ बांटने में हमेशा आगे। आज जब कनाडा की ठंडी सुबहों में आंखें खुलती हैं तो याद आती हैं माँ की चाय और आपका अनुशासित दिनचर्या। दिल चाहता है रोज मिलना, बातें करना, पर ज़िंदगी की रफ्तार में अब ये मुमकिन नहीं रहा। फिर भी आप रोज़ मेरे साथ रहते हैं, मेरी आदतों में, मेरे सोचने के ढंग में। हर बार जब मैं कुछ सही करती हूँ लगता है पापा की सीख रंग लाई। आप हैं दूर सही पर दिल के सबसे करीब। आप मेरी गर्व हैं, मेरी जड़ें हैं, और सबसे बड़ी बात आप मेरे पापा हैं। दिल के वो स्तंभ जिस पर ये इमारत टिकी हुई है। हाँ जी, खड़े हो, खुद खड़े हो जाएंगे। देखिए, विजय विक्रांत जी के सिवा कौन हो सकता है। जय हो, विजय हो। नमस्कार। सोच के तो ये आया था कि मैं कुछ बोलूँगा नहीं, लेकिन कृष्णा जी ने इतने कान मरोड़े कि कुछ ना कुछ, कागज़ भी नहीं लाए हो, तो जितना भी मुझे याद है मैं आपको एक ऐसे नालायक बेटे की कहानी सुनाना चाहता हूँ जो कि हमेशा ये कहे कि ऐसी औलाद किसी के पैदा ना हो। मेरी जो ये कहानी है ये पब्लिश हो चुकी है, कई बार पब्लिश हो चुकी है, और इसलिए पब्लिक है। बाकी उसमें से कुछ थोड़े से अंश जो हैं वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ज़िंदगी में सबसे बड़ा अगर किसी के ऊपर कोई शाप है वो है गिल्ट में रहना। मैं 50 साल गिल्ट में रहा हूँ और उसी के बारे में मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि हुआ क्या था। 1965 में मैंने हिंदुस्तान छोड़ा था जब मैं यहाँ आया था, और 2015 तक मैं गिल्ट में रहा था। और उस गिल्ट से छुटकारा मैंने कैसे पाया था, बस यही मैं आपको करना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें मेरे पिताजी का रोल बहुत ज़बरदस्त है। अकेला लड़का घर का, तो पीछे जब पेरेंट्स को छोड़ के आता हूँ तो यही रहता है कि पीछे उनका कौन देखेगा। उम्र एक ऐसी चीज़ है जो किसी को नहीं छोड़ती। मुझे भी पकड़ती थी, उनको भी पकड़ती थी। वो बूढ़े हो रहे थे और मुझे बार बार यही कह रहे थे कि तुम आते क्यों नहीं हो। और मैं ऐसे शशो पंजे फंस गया कि यहाँ पर रहूँ या वहाँ पर जाऊँ, मैं कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे। खैर मैं नहीं गया। तो मेरी ईरान में पोस्टिंग थी उस वक़्त जब ये हुआ था ये, तो मुझे फ़ोन आता है कि उनकी तबीयत ख़राब हो गई है। उनकी तबीयत ख़राब हो गई है तो मैं पहुंचा दिल्ली, और 1-2 दिन तो वो बीमार थे, उनके साथ रहा, हॉस्पिटल में था, सारी रात उनके साथ रहा। सुबह उठ के मुझसे कहने लगे कि बेटा तुम जाओ सिस्टर के भी यहाँ और थोड़ा सा फ्रेश होके आ जाना। मेरे जाते के साथ ही उन्होंने दम तोड़ दिया। अब कहानी यहाँ से शुरू होती है। उनकी उम्र उस वक्त 77 के थे वो। तो मेरे दिमाग में एक कीड़ा ऐसा बैठ गया कि जैसे ही मैं 77 का होऊंगा, मेरा ख्याल मेरा भी टाइम वही आएगा। वही एक लाइन दिमाग में पहुंच गई कि बस दैट्स इट, द मोमेंट आई रीच 77 आई एम गॉन। – 2015 में मेरी सर्वाइकल सर्जरी हुई थी और यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे को बिल्कुल उन्होंने फ्रीज कर दिया था।
उस वक्त हेलुसिनेशन में मैं था और मुझे कुछ नहीं पता। तो अचानक मैं क्या देखता हूँ कि सामने मेरे पिताजी खड़े हैं और बिल्कुल उनका वही ड्रेस है कि जैसे वो बचपन पहना करते थे। आके मुझसे सिर पे हाथ रख के कहते हैं, बेटा काफ़ी दर्द हो रहा होगा, तुम्हें परेशानी आ रही होगी। तो मैंने कहा जी परेशानी तो आ रही है, लेकिन मैं 77 का हो चुका हूँ, आप बड़े अच्छे मौका आए, आप मुझको साथ ले चलिए अभी। कहते नहीं, ये तुम्हारे दिमाग की गलत फहमी है। किस तरह से तुम्हें मैं कह सकता हूँ तुम नहीं जाओगे, और इस बात को दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि तुम 77 के जब हो गए या मैं तुम्हें लेने आया हूँ। उसके बाद फिर मैंने उनसे 2-4 क्वेश्चन और पूछे। मैंने उनसे कहा कि ऐसी क्या बात थी कि हम लोग इकट्ठे क्यों नहीं रहे। मैंने आपको बुलाने की कोशिश की, आपके साथ भी इसका नाम क्या कहते, मैं तो खुद नहीं आ सकता था, आप तो आ सकते थे, रिटायर थे। कहते बेटा ये हमारी किस्मत में नहीं था। अब देखिए उन्होंने वो किस्सा सुनाया है मुझे जिसका मुझे भी कोई इल्म नहीं था, मुझे बिल्कुल पता नहीं था। कहते एक टाइम में उनके मेरे होने से पहले मेरा एक भाई और एक बहन उनकी डेथ हो गई थी। जब मैं पैदा होता हूँ ये वो सुना रहे हैं मुझे। तो पंडित जी के पास गए, जन्मपत्री बनाई, सब कुछ किया। वो कहते हैं लाला जी और तो सब ठीक है, इस बच्चे का सुख नहीं है आपको। तो उनके दिमाग में वही कीड़ा बैठ गया कि अब ये भी नहीं रहेगा। कहता बेटा उसमें ये जो है ये किस्मत की बात है कि मेरा हमारा और तुम्हारा मेल बिल्कुल नहीं हो पाया, इसलिए हम इकट्ठे हो नहीं सकते। फिर मैंने कहा कि एक बात बताइए मुझे कि हॉस्पिटल की बेड में सारी रात में आपके साथ रहा, आपने क्यों मुझे कहा कि तुम चले जाओ। कहने लगे ये किस्मत की बात है, मैं भी नहीं चाहता था कि तुम जाओ, और मैं तो चाहता था कि तुम्हारी गोदे मेरी, मतलब मैं अपना शरीर छोड़ूं, लेकिन किस्मत को मंजूर नहीं था। तुम्हें भेजने के बाद मुझे पता चला और कि इसका नाम मैंने बहुत गलती की है। इसी तरह से उन्होंने और भी बहुत से किस्से सुनाए मुझे, जो कि मैं क्या कहते हैं आपका टाइम नहीं लूँगा। और फिर उन्होंने यही मुझसे कहा कि अब इसको बिल्कुल दिमाग से जो तुम्हारे गिल्ट फीलिंग है इसको निकाल दो तुम। और 50 साल बाद मुझे 2015 में छुट्टी मिली थी, तब मुझे कुछ फील हुआ था कि विजय तुम जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो अपनी तरफ से, लेकिन कोई गिल्ट फीलिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। यही मैं आपसे शेयर करना चाहता था। धन्यवाद नवीन जी, और सभी को देखकर बहुत प्रसन्नता है। माता और पिता की भावना भी सम्मिलित हो गई। तो सभी ने बहुत भावुकता पूर्वक अपने अपने पिताजी को और माताजी को स्मरण किया। मैं भी करता हूँ। देखिए हमारी संस्कृत में उच्च विचारों की बहुलता है, गहनता है। एक अच्छा और उत्तम आर्य मानव बनने के अवसर हमारे परिवार में सदैव मिलते ही रहते हैं अपने माता पिता को देखकर। माता पिता के कर्तव्य अनगिनत हैं, और उनका कर्तव्य ये भी है कि बच्चे को भावुक प्यार का वातावरण देते हुए एक योग्य सचरित्र उत्तरदायी
नागरिक भी बनाना है। तू मेरा बच्चा है, कितना सुंदर, कितना प्यारा है, मेरी बूढ़ी आंखों का तारा है, पर तुझको जीना है इस भेद भरी दुनिया में। फिर भी इतना बता दूं तुझको, तू स्वयं भेदभाव मत करना। निर्मल मन सहित अग्रसर होना, अपना उद्देश्य पूरा करना, विचलित होना रंच मात्र नहीं, यही बस सीख देता और कुछ देने को नहीं। मेरे बच्चे, तू याद रखना, औरों जैसा सदा राजमहेश्वरी जी, पिता की सीख, माँ का प्यार, यही हमें अपने पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है। बुलाने जा रहा हूँ संदीप कुमार जी को, जो अपनी कुछ संस्मरण या एक कविता के साथ संदीप कुमार जी का थोड़ा सा भाव है, तो मैं अपनी कविता पर सीधा जाना चाहूँगा। मैं अपने पिताजी को पापा कहता था, और कुछ पंक्तियाँ हैं। पापा, आपकी छाप, जिस वृक्ष का प्रसार दिखे आसमान में, जिस वृक्ष का प्रसार दिखे आसमान में, उसकी गहराई छुपी है मैदान में। पापा, आपने सिर्फ मुझे बड़ा नहीं किया, पापा आपने सिर्फ मुझे बड़ा नहीं किया, मेरे पूरे अस्तित्व को आकार दिया। पापा, आप स्तंभ रहे, अडिग, अचल, महान, हर कठिनाई में बने मेरी ढाल के समान। पापा, शब्दों से परे, दिखावे से बहुत दूर, शब्दों से परे, दिखावे से बहुत दूर, आपकी उंगली पकड़ चला मैं सुदूर। पापा, आपने चुपचाप सब कुछ सह लिया, पापा आपने चुपचाप सब कुछ सह लिया, कोई शिकवा नहीं, मेरा हर सपना अपना मान लिया। जब जब मैं थक बैठा जीवन की राह में, आपकी बाहों की छांव ने संभाला मुझे राह में। पापा, आपने ही मुझे सपने देखना सिखाया, पापा आपने ही मुझे सपने देखना सिखाया, विश्व की संभावनाओं से परिचय कराया। और ये मैं सच में कहता हूँ कि मेरे पिताजी बड़े बड़े जो उनके अवसर से उनसे मिलते थे और हमेशा चर्चा करते थे कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, कौन से एग्जाम में बैठ रहे हैं, कौन सी चीज़ को तलाश रहे हैं, उनके बुक्स ला कर देते थे। उन्होंने मेरा NTSC एग्ज़ाम था, उससे परिचय कराया जब मैं 5वीं कक्षा में था, नवोदय विद्यालय से परिचय कराया। अगर वो नहीं होते तो मुझे ये राह पता ही नहीं चलते। पापा, आपने ही मुझे सपने देखना सिखाया, विश्व की संभावनाओं से परिचय कराया, आपकी दृष्टि में था स्नेह का गहरा प्रकाश, देता रहा जो मेरे जीवन को हर दिन एक नई सांस। पापा, आपका संघर्ष बना मेरा आत्मबल, पापा आपका संघर्ष बना मेरा आत्मबल, आपकी न्यायप्रियता ने दिया मुझे समस्याओं का हल। शब्दों से कम ही जताया, कम ही गले लगते थे, पर हर सुबह हमारे लिए कुछ न कुछ सहते थे, अब आप साथ नहीं, पर हर मोड़ पर मिलते हैं, हर सोच, हर निर्णय में जैसे आप ही तो चलते हैं। मन जानता है जो कुछ हूँ वो आपकी ही छाया है, मन जानता है जो कुछ हूँ वो आपकी ही छाया है। मेरी जड़ों में वो बस पापा नाम ही समाया है, मेरी जड़ों में बस वो पापा नाम ही समाया है। ये ज़िंदगी की भागदौड़ जो है ये पर्याप्त नहीं है इन बातों पर विचार करने के लिए, गहराई तक उतरने के लिए। मुझे तो प्रतीक्षा है वो उस चिर अवकाश की जिसके बाद मैं शायद उनके साथ बैठ करके और आगे की बातचीत करना चाहूँगा। तो
भावनाएं बहुत सारी हैं, शब्द कम है, समय कम है, इसके साथ विराम लेना चाहूँगा। बहुत धन्यवाद। जड़ों का, उसी बीज का, उस पितर को जिसको आज हम याद कर रहे हैं, उसी का विस्तार यहाँ समाया हुआ है। वो हम सबके बीच में ही है, हमारे साथ ही हैं। कई किसी की शक्ल मिलती है, किसी की जो अकल मिलती है, वैसे तो किसी की नाक भी मिलती है। नाक वो हिंदुस्तान में मिलती है। अभी बोला हमारे साथ डॉक्टर सांगा आए हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मेरे पास कोई आज के दिवस के लिए प्रॉपर वो नहीं है, और इकबाल जी को जरूर हम एक गीत के लिए बुलाएंगे। उससे पहले बस छोटे छोटे विनोद जी भजन, एक पिता पर एक भजन, विनोद जी, हाँ जी प्लीज। और उसके बाद एक मिनट की बात रखना चाहते हैं दीपक राजदान जी और आदित्य राठौड़ जी, और उसके बाद इकबाल जी हम आपका गीत सुनेंगे। आइए सर, विनोद जी। थैंक यू। ये भजन आप भजन भी कह सकते हैं, या आज पिता का विषय चल रहा है तो उस संदर्भ में भी आप उसको ले सकते हैं। आप सुनेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि वाकई ही ये जो गीत लिखा था मैंने बहुत पहले शिव पिता परमात्मा के लिए लिखा था, और उस संदर्भ में आज अगर हम पिता को लेते हैं तो वो भी आपको एक उचित लगेगा कि वाकई ये गीत उसी संदर्भ में। तो एहसास है कि कोई न कोई मेरे पास है, मेरे दिल को इतना तो एहसास है कि कोई न कोई मेरे पास है। यूं ही नहीं रहती लब पर हरदम खिली खिली मुस्कुराहटें। ओम नमः ओम नमः ओम नमः शिवाय। ओम नमः ओम नमः ओम नमः शिवाय। सबने कहा था अकेला ही आया, अकेला ही जाना होगा यहाँ से, ना कोई संगी साथी मिलेगा जो सुन सकेगा तेरी दास्तां को। लेकिन न जाने क्यों लगता था ऐसे, कोई तो है अपना यहाँ, हर मुश्किल में हर गर्दिश में समझता है जो दिल की जुबान। यत्र तत्र सर्वत्र है हाजिर, यत्र तत्र सर्वत्र है हाजिर कर